ठीक है, मैं चाहना हूँ आपके साथ आदिल सर। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में बचे लोग, अगर आपको याद हो, डिफरेंशियल इक्वेशन 4 एक्सरसाइज सॉल्व किए थे। वापस से एक बार रिकॉल कराऊं कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया। पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने वहां पर सीखे थे कि किस तरीके से ऑर्डर एंड डिग्री पता लगाते। उसी एक्सरसाइज में हम लोग देखे थे कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट जितने हैं उतनी बार उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। पहली एक्सरसाइज में उसने अपने को ना बाजू में बता भी दिया था कि ये सॉल्यूशन है, बोला था कि चेक करो कि ये है या नहीं। सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग को बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करो, बनाओ। तो उसमें मैंने आपको बताया था जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम लोग उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज थी सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन निकालने के 3 तरीके, 4 तरीके। पहला तरीका था इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कौन सा फॉर्म था, या y को अलग कर दो, x को अलग कर दो, दोनों जगह क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। फिर उसी में एक टाइप था इक्वेशन रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कभी-कभी ना वो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट नहीं होता है, तो हम लोग उसको क्या करते थे, y vt लेके पुट कर रहे थे, याद है। तो इक्वेशन रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तीसरा टाइप आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक और टाइप है, ऐसे तो 2 टाइप हो जाएंगे, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजेनियस। पता नहीं आप लोगों को दिया है कि नहीं होमोजेनियस, होमोजेनियस दिया कर चुके ना हम लोग। होमोजेनियस भी हम लोगों ने सॉल्व किया। होमोजेनियस इक्वेशन में भी हम लोगों ने पढ़े थे कि भैया dy by dx को अलग करेंगे और इस साइड इधर लेकर आएंगे, और यहां पर भी वही y vx पुट करके और पूरा सॉल्व करके वो वापस से कौन से फॉर्म में आएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। लास्ट टाइप है उसको सॉल्व करने का, जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम में ही है लीनियर, मतलब पावर कितना आने वाला है, 1। देखो जब भी आपको इस पैटर्न का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, लेट्स से मैं बोल रहा हूं dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। इस टाइप का अगर आपको इक्वेशन दिख रहा है या आप अरेंज करके बना सकते हैं इस टाइप का, तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। इसका जो सॉल्यूशन होता है, उसका सॉल्यूशन होता है y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब आप बोलेंगे सर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, q तो चलो ऊपर से दिख रहा है, y भी हम लोगों को पता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है चलो वो होता है e रेज़ टू इंटीग्रल p dx। क्या होता है, e रेज़ टू इंटीग्रल p dx। अच्छा, यहां पर dy by dx भी हो सकता है और dx by dy भी हो सकता है। तो अगर वो dx by dy हुआ, देखो अगर y था तो py था, तो अगर x रहेगा तो क्या होगा, px इज इक्वल टू q। अरे हाय राम चला, तो यहां पर मतलब उल्टा कर रहे हैं, जहां जहां y है उसकी जगह x, जहां जहां x है उसकी जगह। तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा अपना, e रेज़ टू p dy, और यहां पर y की जगह क्या है, x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस। बस यही काम है। जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा, लीनियर पावर 1 है, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। पहले तो जनरल फॉर्म लिखो, कंपेयर करके p और q की वैल्यू लिख लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ये वाला सॉल्यूशन वाला फार्मूला लिखो, उसको सॉल्व कर दो, बस बात खत्म। ट्राई करेंगे एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 1। dy by dx plus y is equals to e raised to minus x। साफ साफ दिख रहा है एकदम, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, by comparing with, क्या है, dy by dx plus py is equals to q। p की जगह यहां पर कितना है, 1, तो भैया p की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और q की वैल्यू कितनी हो गई, e रेज़ टू। अब निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है, e रेज़ टू p dx। नॉट इज p सर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। अरे सही है ना भैया, मिल गया। अब सॉल्यूशन वाला क्या बोलता है, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
dx plus c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया e raised to x। q कितना है e raised to minus x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e raised to x plus c। बेस से पावर ऐड होगा minus x plus x 0। anything raised to 0 is 1। या सिंपल ना, ये कट हो जाएगा ना भाई, तो आंसर कितना बचेगा 1। सही है ना। तो भैया y e raised to x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x plus c। हो गया आंसर। दैट्स चिंदी ये दिख रहा है पार्ट। ठीक है, एक और लेते सब इजी है ना, हर बार यही काम करना है। मैं देखता हूं एक dx by d वाला भी ले लेते हैं, उल्टे पैटर्न वाला। दिख रहा है क्या? नहीं है एक भी। अच्छा इसमें जरा ये वाला देखो बच्चे, तीसरा देखो जरा क्या बोल रहे हैं, x dy by dx plus 2y is equals to x square log x। सर अपने को तो dy by dx plus py चाहिए, मतलब इसके साथ में x चाहिए क्या, हटाना पड़ेगा। सर पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड मारो, x डिवाइड बाय x, तो ये x से x कैंसिल, dy बाय इसमें क्या नीचे आ जाएगा x। मैं y को अलग लिख रहा हूं क्योंकि अपना py होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर log x अपॉन x, एक x से x, समझा ना सबको। कंपेयर करेंगे dy कंपेयरिंग विद dy by dx plus py is equals to q। now what is p, 2 by x, and what is q, x log x। सही है ना बच्चा। क्या हो जाएगा, पहले तो निकाल ले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to p dx। now what is p, 2 by x। सर 2 को बाहर ले लो, 1 upon x का क्या होता है log of mod of x। 2 पावर में आ जाएगा, अरे लिख सकते हैं ना, तो log x स्क्वायर। याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर log किसी के पावर में है वो और log का बेस अगर सेम है तो आंसर कितना होता है x स्क्वायर। याद है कि ये बहुत बार हमने डेरिवेटिव में भी पढ़े थे। तो ये हो गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये लगाओ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या बोलता है, y into integrating factor is equals to q into integrating factor dx plus c। कोई दिक्कत? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x स्क्वायर, q कितना है x log x into integrating that is x dx plus c। x square into x, x cube log x dx plus c। साफ साफ दिख रहा है, u भी लगाना पड़ेगा, तो ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा u भी आता है ना भाई, कर लेंगे सॉल्व। अच्छा पांचवा बोल रहे थे ना तुम लोग, ठीक है भैया। देखो जरा क्या दिया पांचवा, y dx plus x minus y square dy is equals to 0। तो dy by dx बनाते हम लोग, क्या करते हैं इसको उठा के इधर लेकर आते, तो क्या हो जाएगा x minus y square dy is equals to y dx माइनस के साथ। अब dx को नीचे और ये पूरे को उठा के इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा चलो dy by dx minus y upon x minus y square। सही है ना, मतलब सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ ये ऊपर रहता और y नीचे रहता तो सेपरेट कर सकते हैं, तो उल्टा करते हैं dx by dy बनाते हैं, समझा ना, वो अपने आप समझ में आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं कि मैं कैसे dx by dy बनाऊं, तो उल्टा मार दो फट से dx by dy कितना हो गया x minus y square upon y और y। सही है ना, एक y से एक y, x by y minus y dx by dy। देखो मेरे को चाहिए dx by dy तो px चाहिए, तो x को उठा के उधर लाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा dx by dy प्लस इस साइड आया तो सही है कि नहीं बच्चों। या मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, समझा, प्लस माइनस x into 1 x upon y। बात वही, अब आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों, कंपेयर करके लिखना, तो बाय कंपेयरिंग विद dy by dx सॉरी dx by dy plus px is equals to q।
तो p की वैल्यू कितनी हो गई -1/y और q की वैल्यू कितनी हो गई बात खत्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या होगा e raised to p dx p dy सॉरी सही है ना। नाउ व्हाट इज p -1/y dy, फिर वही -1 बाहर आएगा, 1/x का कितना होता है log of mod of x, इसको ऊपर ले लेते हैं तो y raised to -1 हो जाएगा, फिर यही वही e के पावर में log है और log का बेस और e क्या है सेम है, तो इसका आंसर y raised to -1, तो यहाँ लिख देता हूँ 1/, ये क्या मिला देखो इंटीग्रेट। नाउ सॉल्यूशन क्या बोलता है अपना x आएगा ना, y नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus what is integrating factor 1/, what is q -1 into 1/y dx plus c, y से y minus x plus c upon यहाँ पे क्या हो गया x upon खत्म हो गया आंसर। सिंधी नेक्स्ट सम देखो, लास्ट वाला देखो बच्चों, कुछ भी नहीं है बस r और थीटा दे दिया है, क्या दे दिया है तो भैया dy by dx की जगह dr by d थीटा लिख देंगे, अरे समझा कि नहीं, y की जगह r x की जगह थीटा, दैट्स इट, बाकी सब सेम है। क्या रखेंगे देखो यहाँ पे 8th वाला प्रॉब्लम, dr plus 2r d थीटा is equals to 8 d थीटा, सही है। चलो ये प्लस 2r को उठा के इधर ले लो, तो 8 थीटा minus 2r d थीटा is equals to dr, दोनों में से d थीटा 8 minus 2r, d थीटा को नीचे फेंक दूं तो dr by d थीटा is equals to 8 minus 2r इधर आया तो हो गया आंसर, देखो बन गया ना। कंपेयरिंग विद dy by dx plus dy is equals to q, ये r था तो यहाँ y था तो ऊपर y चाहिए था, यहाँ r है तो यहाँ r है बराबर, तो p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 8। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बोलता था e raised to p dx, अपने x की जगह क्या है थीटा, तो p d थीटा, नाउ व्हाट इज p सर 2 d थीटा, मतलब e raised to 2 थीटा, अरे है ना मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब लगा दो फार्मूला, क्या बोलता था y, अपना y कितना है r, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx की जगह पर d थीटा प्लस c, नाउ व्हाट इज r, r तो r ही है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है आपका e raised to 2 थीटा, q कितना था आपका 8, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to 2 थीटा d थीटा प्लस 8 बाहर आएगा, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x with चेन रूल में 2 प्लस c, r e raised to 2 थीटा, 2 1 जा 2 4, तो r e raised to 2 theta is equals to 4 e raised to 2 theta plus c, चिंदी खत्म, इजी है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन बेस एक्सरसाइज है ये, अभी तक के आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़े बस उसको अप्लाई करना है। 5 प्रॉब्लम आप लोगों को दिया हुआ है, पांचों प्रॉब्लम सेम पैटर्न पे, ठीक है। हर बार हम लोग क्या करना है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है। कभी-कभी हम लोग को 2 केस दिया रहता है, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 2 कंडीशन 3 कंडीशन दिया रहता है, कभी-कभी 2 भी दिया रहता है, कभी-कभी 3 भी दिया रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो हम लोग उसके हिसाब से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या बोलता है कि बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं या कोई रेडिएटिव सब्सटेंस है जो कम हो रहा है, रेडिएटिव सब्सटेंस जिसमें से रेडिएशन निकलता है जिसका मास धीरे-धीरे क्या होता है कम होता है, ऐसा कुछ केस देने वाला है। एक प्रॉब्लम लेता हूं उसी में सारे टाइप्स को एक्सप्लेन करता हूं। हर बार मेथड यही है, अप्रोच क्या रहेगा सेम। देखो पहला प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 8.6 सब नंबर 1। क्या बोल रहा है इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, कोई एक जगह जहां पे बैक्टीरिया को हम लोग ग्रो करवा रहे हैं और द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, जो उसके बढ़ने का नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे नंबर से। जाहिर सी बात है 100 बैक्टीरिया रहेंगे तो वो लोग 100 लोग मल्टीप्लाई होंगे, तो 1000 रहेंगे तो 1000 लोग मल्टीप्लाई होंगे, तो जितने ज्यादा बैक्टीरिया रहेंगे उस हिसाब से रेट रहेगा। रेट का मतलब हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर में क्या आता है टाइम, क्या आता है टाइम। तो मुझे नहीं पता ना बैक्टीरिया कितने हैं, आपको पता है कितने बैक्टीरिया, तो लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी x, लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया
बैक्टीरिया dx। देखो उसने कंडीशन में क्या बोला कि जो रेट है बैक्टीरिया के बढ़ने का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे, नंबर से। ये समझा? ये dx by dt का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बैक्टीरिया के बढ़ने का रेट, वो किससे प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ बैक्टीरिया से। यही बोला था ना उसने, द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर। उनके बढ़ने का नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे। इसीलिए मैंने क्या लिखा, dx by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा दे तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? चलो तो यहां पर भी मैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाकर यहां पर क्या लिख देता हूं? एक कांस्टेंट लिख देता हूं k। क्या लिखता हूं? तो पहले से क्या था? x। साफ साफ दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। x को नीचे लो, dt को उधर ले लो, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू k dt। ये हमेशा चलने वाला है हर प्रॉब्लम। 1 अपॉन x का क्या होगा? log ऑफ mod ऑफ x, और ये कितना आ जाएगा? kt प्लस c। बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके लिए सॉल्व करने के लिए आपके पास k अननोन है, c अननोन है। कभी-कभी अपने को इन k और c के निकालने के लिए दो कंडीशन देता है और कभी-कभी एक ही कंडीशन देता है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कितना दिया। दो देगा तो आसानी से निकाल सकते हैं, दो नहीं देगा तो फिर हम लोग को उसके किसी एक के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, but it is found that the number double in 4 hours। क्या बोल रहा है कि ये पता लगाया गया कि नंबर जो है वो डबल हो जाता है कितने घंटे में? तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ टाइम द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 2 hours। तो बोला तो 12 घंटे में बैक्टीरिया कितने गुना हो गए होंगे ये पता करके। आपको क्या लगता है? 3 गुना। गलत है आंसर। हाँ सुनो, क्योंकि भैया जैसे जैसे टाइम जाते जाएगा नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी तो बढ़ते जा रहे हैं ना, तो उसके जो रेट है वो भी बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो वो चेक करते हैं। तो पहला कंडीशन दिया है उसने, क्या बोला कि इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल इन 4 hours। मगर सर अपने को तो पता ही नहीं इनिशियली कितने बैक्टीरिया थे। तो देखो मैं क्या बोलता हूं, when t is 0, तो लेट्स से x की वैल्यू कितनी थी? n0 कितनी थी? इनिशियली नंबर को मैं कितना ले रहा हूं? n0 ले रहा हूं। तो मैं x की जगह क्या रखूंगा जब t कितना था? अरे समझे कि इनिशियली कुछ तो नंबर होगा ना, लेट्स से वो n0 था, मतलब टाइम जब 0 था तो बैक्टीरिया कितने थे? n0। तो अगर मैं यहाँ t into 0 रख दूं तो 0 क्या प्लस c, x की जगह क्या होगा? log of mod of n0। तो c की वैल्यू मिल गई आपको, ये उठा के इसमें रख दो, इसको इक्वेशन बना के छोड़ दो, इसमें रख दो। तो log of mod of x is equals to kt plus log of mod of n0। अब इसको इक्वेशन 2 बना ले। अब k चाहिए, देखो उसने क्या बोला 4 घंटे में नंबर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब इनिशियली जितने होंगे उसका डबल हो जाएगा नंबर। तो मैंने बोला when t is 4 x is 2 n0। अरे कर लो कि नहीं? बस सर यहाँ पर अब x की जगह कितना है बोलो? 2 n0, और t की जगह कितना रखेंगे? 4, तो 4k प्लस log n0। ये प्लस इस साइड आया तो log 2 टाइम n0 माइनस log n0 is equals to 4k। तो 2 n0 log a माइनस log b can be written as log a by b है कि नहीं? is equals to 4k। n0 से n0 4 को नीचे फेंक दूं तो k की वैल्यू मिल गई 1/4 log। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो log x is equals to k की वैल्यू 1/4 log 2 into t plus log of n0। सही है भैया? अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जब टाइम 12 घंटा होगा तो कितना गुना हो गया होगा? उसने क्या पूछ रहा है when t is 12 hours n is how much time n0। समझा? ये निकालना है तो सिंपल। अब इस इक्वेशन को 3 बना लेते हैं और इसमें ये कंडीशन को पुट करते हैं। x की जगह सर वो तो निकालना है, वो तो अपने को क्या करना है? निकालना है। ठीक है, या लेट्स से n होगा, वो कितना होगा? नंबर कितना होगा? n, जो मुझे निकालना है 1/4 log 2, t की वैल्यू कितनी? 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? log n0। सही है? 4 1 4, तो 3 को पहले लिख तो चलेगा ना? समझ रहे हैं कि नहीं? 3 को पावर में ले सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8,
प्लस लॉग एन नॉट, लॉग ए प्लस लॉग ए बी, लॉग से लॉग एन की वैल्यू कितनी आई 8 टाइम एन जीरो, मतलब सर जितने भी इनिशियल होंगे उसके 8 गुना हो गए होंगे 12 घंटे। आप लोग ने कितना बोले थे? आंसर कितना है? समझा कि नहीं भाई? पक्का हर बार यही करना है। कभी कभी आपको 2 केस देता है, कभी कभी एक ही केस देता है। तो एक केस देगा तो जाहिर सी बात है किसी एक ही की वैल्यू आ पाएगी, तो उसको के के टर्म्स में फिर आपको लिखना पड़ेगा। के की वैल्यू और निकालने के लिए उसने कंडीशन दिया हुआ नहीं था। यार एक बच्चे लोग सब नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों सेम पहले वाले के जैसे ही। सेकंड वाला देखो साफ साफ बोला था, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, तो लेट द नंबर बी x, तो वो बोला कि नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? उसके नंबर से इंक्रीज हो, तो dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे k और x को नीचे dt को उधर इंटीग्रेट करेंगे, तो अपने को पता है log ऑफ mod ऑफ x इज इक्वल टू k dt प्लस c। आधा तो वहां तक के क्या रहेगा? सेम। आगे क्या बोल रहा है? इफ इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरिया, देखो इस बार क्या बोल दिया कि इनिशियल कितने बैक्टीरिया थे? 1000। उस बार नहीं दिया था तो हम लोगों ने n0 ले लिए, जब टाइम 0 तो n0। इस बार बोल रहा है कि जब टाइम 0 है तो x की वैल्यू कितनी? 1000। समझा? n0 नहीं रखना, कितना रखना है? 1000। तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा? c मिल जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है? एंड द नंबर डबल इन 1 आवर, मतलब 2 घंटे के बाद, सॉरी 1 घंटे के बाद नंबर कितने हो जाएंगे? 2000। पहले 1000 थे, बाद में कितने हो जाएंगे? तो फिर उससे क्या निकाल लेंगे? k। मिल गया k, मिल गया c। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5/2 आवर्स, मतलब t का कितना रखना है? 5/2। सेम है कि एज इट इज है। ठीक है, मैं ये पॉपुलेशन वाला ले रहा हूं, एक प्रॉब्लम उस पे भी ले लेते हैं। सेकंड वाला ले रहा हूं, है तो सेम ही। For if the population of a town increase at the rate proportional to the population, population के बढ़ने का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? Let the population be x, let the population be x, let the population be x, तो क्या हो जाएगा? dx by dt is directly proportional to x। वही बोल रहा है ना कि पॉपुलेशन बढ़ने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? पॉपुलेशन से। तो भैया प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे और कांस्टेंट लगाएंगे, सही है कि नहीं? x को नीचे लेंगे, dt को उधर ले लेंगे, dx upon x is equals to k dt, टेकिंग इंटीग्रेशन, तो ये कितना हो गया? log of mod of x, और ये कितना हो गया? k t plus c। सही है ना? आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है? हेलो सॉरी, ठीक है, क्या हो रहा है? If the population increase from 40,000 to 60,000 in 40 years, मतलब पहले कितनी थी? 40,000 थी और बाद में कितनी हो गई? मगर इसको टाइम कितना लगा? 40 साल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? इनिशियली कितने थे? 40,000 है ना? मतलब जब टाइम 0, when t is 0, x is what? 40। तो भैया सिंपल है, यहाँ पर रख देते हैं log of 40,000 is equals to t तो 0 है तो c मिल गया आपको डायरेक्टली। ये इक्वेशन 1 थी, इसमें रख दो log x is equals to kt plus log of 40,000। फिर क्या बोल रहा है कि 40 साल में वो 60 हो गई, मतलब जब t कितना हो गया था? 40, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 60। तो यहाँ पर क्या होगा? log of 60,000 kt, t सॉरी t कितना था? 40 प्लस log of 40,000। सही है ना बच्चों? ये पूरे को उठा के उधर लो, तो log 60,000 माइनस log 40,000 इज इक्वल्स टू 40k, log a माइनस, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इज इक्वल्स टू 40k। ये और ये कैंसिल, 3/2। सही है ना? 1/40 इधर आ गया, 40 को नीचे फेंक दिया। पहले लिखना, बाद में लिखोगे तो ऐसा लगेगा 3/2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। समझा क्या बोला मैंने?
ठीक है, k मिल गया। फिर से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये वाली इक्वेशन में, तो log x बात समझ गया ना, हर बार वही काम कर रहे हैं, log of 3/2 t प्लस log of 40। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, what will be the population in another 20 year, और 20 साल के बाद पॉपुलेशन कितना हो गया था 40 ना, तो और 20 साल बोले मतलब t की वैल्यू जब 60 है तो x कितना, उसने ये नहीं पूछा कितना गुना हो जाएगा, पूछ रहा है x की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल है, t की जगह कितना रख देते 60 सॉरी 60 ना, तो log x is equals to 1/40 log 3/2, t की वैल्यू कितनी बचा लो 60 प्लस log ऑफ क्या बेटा हाँ 60 का अनदर 20 का और 20 साल, ये 0 से ये 0, 2 1 are 2 3 ठीक है, तो 3/2 log 3/2 प्लस log ऑफ, सही है ना, कुछ अलग से √3/2 की वैल्यू दिया हुआ देखो, ठीक है, क्या बेटा हाँ चलो देखते हैं क्या बेटा, क्या कहा से आ रहा है, यहाँ पे तो √3/2 का दिया हुआ है, यहाँ पे तो आएगा सदा ये मल्टीप्लिकेशन में इसको ले लो पावर, तो log ऑफ 3/2 उसके पावर में कितना 3/2 प्लस log ऑफ 40,000, सही है ना, log a प्लस log b कैन बी रिटन एज log ab इनटू log x, log से log x की वैल्यू कितनी होगी 3/2 का पावर 3/2 इनटू 40,000, सही है, 3/2 का पावर, देखो इसको बात को समझो, ये 3 है ना पावर मतलब क्यूब है, तो मैं इसका क्यूब लिख देता हूं, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब कितना होगा 8, पावर में क्या बचा इनटू 40,000, सही बात है, क्या मैं 27 को लिख सकता हूँ 9 into 3 और क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ 4 into 2, देखो आपको समझाने के लिए इतना एक्सपेंशन करना पड़ा, डायरेक्ट भी बोल सकता था पर थोड़े से कंफ्यूज हो जाएगा। अब 9 जब रूट, ये रूट है 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, बहुत लेट हो गया, 9 का मतलब क्या होता है रूट होता है, तो 9 रूट के बाहर आएगा तो कितना हो गया, ऐसे 4 रूट के बाहर आएगा तो कितना होगा, क्या बचा 1/2 का रूट, और एक 3 और एक 2 बचा था ना, अरे समझा कि नहीं भाई, नहीं समझा, आपका था √3/2 की वैल्यू दिया हुआ है 1.22247, 3/2 into 1.2247 into 4 40,000, 2 1s are, अब ये 4 0 को सीधा शिफ्ट मार दो, 3 ये 2 2 3 अब पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देना 6 into 12247, जो भी आएगा कितने नंबर ऑफ लोग रहेंगे 60 साल के बाद, कितना, देखो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आप बैठे बैठे क्या लगा सकते हो, पता लगा सकते हो कि भैया 60 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी अगर अभी इतनी है। अब समझ में वो जो स्टैटिस्टिक्स वो लोग बताते हैं कि चाइना को इंडिया सरपास कर देगा 2024 में, इंडिया की पॉपुलेशन कैसे पता लगा, वो लोग इसी से पता लगा, वो लोग थोड़ी घर जाके घर पर जनगणना करते बोले सर आपका फ्यूचर प्लान कितने हैं, ऐसा नहीं लिखते, समझ आ रहा है, मैथ्स प्रैक्टिकल एग्जांपल का क्वेश्चन है, but the rate of depreciation of a machine is inversely proportional to the square of t plus 1, where p is the value of the machine and t is the year after it was purchased। बोल रहा है कि मशीन की जो वैल्यू घटने का जो टाइम है, रेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे t plus 1 से, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा उसकी जो वैल्यू क्या होती जाएगी, देखो घट रहा है, इस बात को याद, इसीलिए ना आपको माइनस की साइन लगानी पड़ेगी, ये कम हो रहा है ना, समझे मैंने क्या बोला, जिससे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर कम होती तो क्या करता है माइनस, वो जो कांस्टेंट लिखते हैं ना k, उसके साथ में माइनस लगा,
तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि dv by dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ t प्लस 1, t प्लस 1 के स्क्वायर से। समझा? प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाते हैं और कांस्टेंट क्या लगाएंगे यहां पर? अरे बोलो, के कम हो रहा है इसलिए क्या लगाऊंगा? t प्लस 1 दा सही है कि नहीं बच्चों? dt को इधर ले लेते और माइनस के को इधर ले लेते, या उसको वहीं रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कांस्टेंट है ना। t प्लस 1 दा होल स्क्वायर इनटू dt, सही है। इंटीग्रेशन लगा दूं, माइनस के तो बाहर ही पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत। तो माइनस के यहां पर कितना आ जाएगा? a प्लस बी दा होल स्क्वायर, तो पहले इसको ओपन कर लो, तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt, तो कितना आ जाएगा? माइनस के टी स्क्वायर टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस t प्लस c, सही है ना बच्चों? माइनस के टी क्यूब अपॉन 3, ये 2 से ये 2 कैंसिल, t स्क्वायर प्लस t प्लस इज इक्वल्स टू v। ये हो गया अपना इक्वेशन। अब वही k और c की वैल्यू निकालते हैं। आगे क्या बोल रहा है? इनिशियली वैल्यू ऑफ मशीन वाज ₹8 लाख, जब टाइम 0 तो v की वैल्यू कितनी? 8 लाख, सही है ना भैया? तो यहां पर रख देते हैं 8 लाख, ठीक है। और ये सब जगह 0 रखेंगे ना, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 इंटू के भी कितना आ गया? 0, तो c मिल गया। आप देखो तो भैया यहाँ पर v की वैल्यू अब नहीं मिल गई अपने को, माइनस के टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 8 लाख, सही है। क्या बोल रहे हैं? एंड इट्स वैल्यू डिक्रीज टू ₹1 लाख इन द फर्स्ट ईयर। एक साल के बाद उसकी 1 लाख रुपए कम हो गई कीमत, मतलब वैल्यू कितनी हो गई? 7 लाख। जब टाइम कितना था? 1, तो भैया यहाँ पर रखते 7 लाख, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस के, सबकी जगह टी की जगह 1 रख रहे हैं ना, तो 1/3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8 लाख। ये पूरा माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? के 1/3 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2, और ये प्लस 7 लाख इधर आया तो माइनस 7 लाख। 8 लाख माइनस 7 लाख कितना हो गया? 1 लाख। 3 2 6 प्लस 1 अपॉन 3 ऊपर 7 नीचे, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय मिल गया के। तो भैया आप इसमें के की वैल्यू v इज इक्वल्स टू माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाय 7 t क्यूब बाय 3 प्लस t स्क्वायर प्लस t प्लस 8 लाख, सही है। चलो लेट्स से दिस इज इक्वेशन डी हो जाएगा। आ गया। ये 1 थी ना, ये 1 बनी थी, ये 2 बनी थी और ये 3 बनी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? बोल रहा है फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 6 ईयर। तो जब t 6 होगा, हाँ कैसे? जब t कितना होगा? 6 होगा, तो v कितना होगा ये पता करना है। v पता करो कब? जब t कितना है। तो भैया सिंपलीफाई करते हैं, माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाय 7, 6 का क्यूब 216 अपॉन 3 प्लस 216 का 6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 6 प्लस 8 लाख, सही ना। सिंपलीफाई करते हैं, माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाय 7, 36 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 42 3 कितना आ जाएगा? 126 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 लाख। 216 प्लस 126 कितना आ रहा है? चलो 342 7 एंड 3 मल्टीप्लिकेशन में है ना। 7 से जाएगा क्या? 7 4 का 28 नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, 3 1 सा 3 1 सा और 3 फिर 7 से जाएगा,
7 + 7 कितना बचेगा? नहीं ठीक है, कितना आया था? 114 ना, तो -3 लाख into 114 divided by प्लस बहुत ज्यादा हो जाता है, माइनस की साइन नहीं ले रहे क्या? डेप्रिसिएशन है तो माइनस देना चाहिए, इसने माइनस तो लिया है। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? सारी वैल्यूज बराबर लिखे थे ना? पॉइंट में दिया है क्या आंसर? चेक कर लेना। नहीं दिया पॉइंट में, फिर क्या मसला है? टाइम 0 था तो 8 लाख था, और टाइम जब 1 हुआ ये भी बराबर है। The rate of depreciation of machine is inversely proportional. मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना भाई, गड़बड़ था। तुम लोग देख भी नहीं, मैं बता, वो इनवर्सली बोला था, 1/t+1 द होल स्क्वायर। अप्रोच समझ गए ना? ऐसी सॉरी पूरा भी वापस करना पड़ेगा। मैं देखिए एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल ध्यान नहीं दिया था, सॉरी फॉर दैट। तुम लोग भी बताए नहीं, बेशरम बच्चे। ये नहीं कि बता दे सर देखो आपने इनवर्स की जगह डायरेक्ट ले लिए, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा वापस। पहले तो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाओ, dv/dt माइनस k अपॉन t+1 द होल स्क्वायर। सही है। अब हम क्या करेंगे, dv dt को इधर फेंक देते हैं, माइनस k को बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 1/t+1 द होल स्क्वायर। सही है। इसको ऊपर लेकर आ जाओ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ऊपर आएगा t+1 रेज़ टू -2 dt, और यहाँ पे क्या है dv, तो dv का क्या हो जाएगा v माइनस x रेज़ टू n, क्या बनता है x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c, -2 + 1 माइनस माइनस प्लस, -2 + 1 -1, नीचे लेकर आऊंगा तो पावर क्या हो जाएगा? सही है ना? ये मिल गया अपने को v। ठीक है, अब कंडीशन लगाओ। अब कंडीशन तो सेम ही है ना भाई। जब टाइम 0 था तो वैल्यू कितनी थी? 8 लाख। तो व्हेन t is 0 v is what? 8 lakh। तो v is equals to k + 8 लाख हो जाएगा। देखो v की वैल्यू कितनी? 8 लाख। तो k + c = 8 लाख हो गया, क्योंकि t की वैल्यू 0 रख देंगे ना, तो 0 + 1 तो 1 हो जाएगा। ये क्या गड़बड़ होती है? सर ये पॉसिबल वाले हैं। सर डी आके 0 बोले ना,
हाँ तो 0 + 1 1 ही हुआ ना, नीचे t + 1 है ना, 0 + 1 कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। सही वो इक्वेशन वाले 1 आ जाएगा। नहीं तो मगर फिर k + c रहेगा, वही मैं भी सोच रहा हूँ, फिर आगे दिक्कत होगी अपने। चलो इसको इक्वेशन 1 बना लो। सर फिर आगे t1 भी है ना, 8000 - k = c ले लो, प्लस k को मैंने उधर ले लिया, माइनस k इधर देखो सब लोग, v = k/t + 1 और c की जगह क्या लिख सकते हैं? 8000 - k, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। सर वो गलत है, क्या माइनस के नहीं इधर बता रहा है सजेशन में। देखते हैं, अप्रोच अलग-अलग होता है सबका। नेक्स्ट क्या बोला? बोला कि भैया इट्स वैल्यू डिक्रीज ₹1 लाख इन द फर्स्ट ईयर, मतलब जब t 1 हो जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 लाख हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 7 लाख रखते हैं और k/t की वैल्यू कितनी आएगी? 1 1 + 1 कितना हो गया? 2 + 8000 - k, सही है ना। देखो हाँ सॉरी 8 लाख, 8 लाख बराबर। यहाँ देखो -k + k/2, -k/2 हो जाए, अरे हाँ है ना भाई, -k/2 + 8 लाख, ठीक है। और ये कितना है? 7 लाख। -k/2 इधर आया तो प्लस, और ये 7 लाख इधर आया तो माइनस, तो 8 लाख माइनस 7 लाख कितना हो गया? 1 लाख। k/2 है ना, 2 को उधर फेंक दो तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख। अगर अपने को k मिल गया तो सर c मिल जाएगा, 8 लाख - 2 लाख तो c कितना हो गया? 6 लाख। सही है सही। c भी मिल गया, k भी मिल आया आंसर, ठीक है। मैं क्या बोला, अप्रोच अलग अलग है। मैं कंफ्यूज क्यों था? क्योंकि अभी तक के हम लोग k और c, मतलब या तो k मिला था या तो c मिला था, इसमें दोनों मिल गया। तो मैं वही देख रहा था कि ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आएगा, बट मेरे को लग रहा था कहीं फिर से मिस्टेक तो नहीं कर दिया। एक बार दूध का जरा छाछ में फूंक फूंक के पीता है, ऐसे बेशर्म नालायक बच्चे हो कि बताते नहीं है कि सर कोई यूनिवर्सिटी प्रमोशनल है, पूरा सॉल्व करके मैं भी परेशान हूं। मैं वही सोच रहा था यार ऐसा तो आंसर नहीं आना चाहिए, पॉइंट पे जा रहा है। आगे क्या बोल रहा है? 6 साल के बाद निकाल, अच्छा मिल गया ना c और k, तो भैया कहां गई अपनी इक्वेशन? इसमें रख देते हैं v = k की वैल्यू कितनी आई? 2 लाख, ठीक है। और t + 1 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, प्लस 8000 - k ना, k मतलब 8000 - 2 लाख मतलब कितना बचेगा? 6 लाख, सही है। अब क्या पूछा था? जब t की वैल्यू कितनी? 6, 26, v is what? तो भैया v is what? v is this, t की जगह 6, 6 प्लस और 1 7 प्लस 6 फिर भी पॉइंट में जा रहे हैं। 7 6 are 42, 42 plus 20 62। सर पीछे अप्रोक्सीमेट दी हुई है, पॉइंट में आएगा। 62 लाख हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 6 are 42, तो 42 लाख प्लस 2 लाख ना, नहीं फिर 44 लाख। अरे समझा? 7 से काटा कुटी कर ले, 7 1 are 7 6 are 42, कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर 7 2 are 14, कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर 7 8 are 56, 4 बचेगा। फिर 7 5 are 35, 5 बचेगा। 7 7 are 49, 1 बचेगा। ये याद है क्या? अप्रोक्सीमेट आने की है। बात कर रहा हूं। समझे? लिखो।